मीडिया वालों को भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया वालों को भी प्रणाम। सबसे पहले आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप में से मुझे पता चला कई लोगों को डराया गया, धमकाया गया, उसके बावजूद भी आप लोग हिम्मत करके मुझसे मिलने के लिए आए। मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। दोस्तों, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। हमारा देश, पूरा देश इस टाइम 75 साल मना रहा है। चारों तरफ सेलिब्रेशन चल रहे हैं। देश उसमें देशभक्ति में डूबा हुआ है। 75 साल में हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन ये वक्त सोचने का भी है। इन 75 साल में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमसे आगे निकल गए। सिंगापुर 60s के अंदर आज़ाद हुआ था, आज वो हमसे आगे निकल गया। जापान और जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे, बर्बाद हो गए थे दोनों, वो हमसे आगे निकल गए। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इन 75 साल में हमसे आगे निकल गए। हम पीछे क्यों रह गए? हमारे में क्या कमी है? भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। भगवान ने, मैं हमेशा कहता हूं, जब पृथ्वी की रचना की तो भगवान ने सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी जगह भारत को बनाया। हमें पहाड़, नदियां, जड़ी बूटी, फसलें, मिनरल्स, सब कुछ दिया, समुद्र, सब कुछ दिया। क्या नहीं दिया भगवान ने? कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने अपनी तरफ से। और जब भगवान ने पृथ्वी के ऊपर इंसान की रचना की, आदमी की रचना की, आदमी को बनाया, तो सबसे इंटेलिजेंट आदमी उसने भारत के लोगों को बनाया। हमारे भारत के लोग पूरी दुनिया में घूमते हैं। आप जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उठा के देख लो, सबके टॉप के ऊपर आपको इंडियन बैठा हुआ मिलेगा। फिर हमारा देश पीछे क्यों रह गया? गुजरात के लोग उद्यमी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यापारी हैं, मेहनती हैं, व्यापार करना जानते हैं, इंडस्ट्री चलाना जानते हैं। पूरी दुनिया में जब जाते हैं तो देश का नाम रोशन करते हैं गुजरात के लोग। लेकिन जब अपने देश में आते हैं, गुजरात में आते हैं, तो उनको कहा जाता है, खबरदार केजरीवाल की मीटिंग में गए तो। इसलिए हमारा देश पीछे रह गया। हम आपस में लड़ते रह गए। हम गंदी राजनीति का हिस्सा बन के रह गए। अगर इन्हीं लोगों के भरोसे देश छोड़ दिया तो दोस्तों 75 साल और पीछे रह जाएंगे। अब जरूरत है, देश के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। 130 करोड़ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इस देश को लोग आगे लेके जाएंगे, नेता और पार्टियां आगे लेके नहीं जाएंगी। हमारे पास बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट बिजनेसमैन हैं, बेस्ट किसान हैं, बेस्ट प्रोफेशनल्स हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं। फिर भी हम पीछे क्यों हैं? इसलिए कि हमारे देश की राजनीति बहुत खराब है। इस राजनीति को ठीक करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने 5 साल के अंदर, पहले मैं भी एक आम आदमी हूं, मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचता था मैं राजनीति में आऊंगा। किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि लोगों का प्यार मिला, किस्मत पलटी और दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। पहले मैं सोचता था कि कुछ ज्यादा ही मुश्किल होता होगा सरकार चलाना, जो समस्याएं समाधान नहीं हो रहा। मैं दिल्ली की झुग्गियों में काम किया करता था पहले। उसके पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर था। कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के मैं दिल्ली की झुग्गियों में काम करने लगा। झुग्गियों में मैं देखता था गरीब लोग सरकारी स्कूल में बच्चे भेजते हैं। सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल था। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं, सरकारी अस्पतालों का इतना बुरा हाल था। मुझे लगता था यार 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, ये सरकारें बेचारी कोशिश तो कर रही हैं, हो नहीं पा रहा होगा इनसे।
जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी, हमने 5 साल में सरकारी स्कूल ठीक कर दिया। अभी पूजा जी बोल रही थी, दिल्ली के सरकारी स्कूल 5 साल में इतने शानदार कर दिए, दिल्ली के सरकारी अस्पताल 5 साल में इतने शानदार कर दिए। सरकारी अस्पताल, आजकल दिल्ली में लोग फोर्टिस में और मैक्स में नहीं जाते, सरकारी अस्पताल में जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो फिर मेरे को लगने लगा यार ये तो धोखा हो गया देश के साथ। हो तो सकता था, स्कूल भी ठीक हो सकते थे, अस्पताल भी ठीक हो सकते थे, व्यापार भी ठीक हो सकता था, इंडस्ट्री भी ठीक हो सकती थी, सड़कें भी बन सकती थी, बिजली भी ठीक हो सकती थी, पानी भी ठीक हो सकता था। 70 साल में इन्होंने धोखा दिया हम लोगों को, 70 साल में इन लोगों ने जानबूझ के हमें पिछड़ा रखा है। देश आगे बढ़ सकता है दोस्तों, ये गंदी राजनीति खत्म करनी पड़ेगी। बताइए, मैं अगर आपसे जामनगर मिलने आ रहा हूं, मैं कोई आतंकवादी हूं? मैं दिल्ली से चल के आ रहा हूं, यार एक कप चाय पिला दो, बस यही तो चाह रहा हूं मैं, और तो कुछ नहीं मांग रहा। और मैं पाटिल साहब से, सीएम साहब से निवेदन करूंगा, आप भी आइए ना इस मीटिंग में, बैठ के बात करते हैं, चर्चा करते हैं। गुजरात की संस्कृति तो यही है। गुजरात की संस्कृति ये थोड़ी है कि जीएसटी के अफसरों को फोन कर करके धमकाओगे, खबरदार कोई केजरीवाल की अरे मैं कोई चोरी करके थोड़ी ले जा रहा हूं यार, कुछ धमकाने की क्या जरूरत है। और मैं गुजरात के सीएम साहब को आज आमंत्रित करता हूं, आप आइए दिल्ली में मीटिंग कीजिए, मैं आप किसी को नहीं धमकाऊंगा, सबको भेजूंगा आपकी मीटिंग में, कि सुन के तो आओ। हो सकता है सीएम साहब गुजरात से जाके दिल्ली में कोई अच्छी बात कहें। अच्छी बातों के आदान प्रदान में क्यों रोक लगाई जाती है? इस देश के अंदर अगर कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, क्यों? मेरे को 1 साल पहले सूरत के कुछ व्यापारियों ने बुलाया, सूरत की एक एसोसिएशन ने बुलाया, मैंने कहा हाँ मैं आऊंगा। मैंने इनविटेशन स्वीकार कर लिया। जाने के 24 घंटे पहले उनका फोन आया कि सर प्लीज माफ कर दीजिए, हमें धमकी आ रही है कि अगर तुमने इनको बुलाया तो वो जिस हॉल में होना था, हॉल की बुकिंग कैंसिल कर दी इन लोगों ने। अब मैं राजकोट में गया टाउन हॉल करने के लिए, हमारी बड़ा अच्छा आदान प्रदान हुआ, जैसे आज आदान प्रदान हुआ हमारा। मैंने बहुत सारी चीजें सारी लिखी, मैं सब, पूजा जी ने बोला, विशाल जी ने बोला, जडेजा चेतन जी ने बोला, कई सारी चीजें मैं लिख रहा था सब लोगों के। तो ये विचारों के आदान प्रदान से ही तो आगे बढ़ेंगे, ऐसे रोकने से थोड़ी आगे बढ़ेंगे। मैं राजकोट में गया, वहां पे बहुत अच्छा बताते हैं कि मेरी मीटिंग के बाद बड़ा तंग किया इन्होंने व्यापारियों को। आज मैं यहां आ रहा था, जाने के पहले ही इन्होंने धमकियां देनी चालू कर दी कि खबरदार जो केजरीवाल की मीटिंग में गए। ये तो सही नहीं है, ये गुजरात की संस्कृति नहीं है। मैं इनसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, बीजेपी वालों से, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। आज मैं आपके बीच में, अक्सर क्या होता है, चुनाव के पहले पार्टियां आती हैं, पार्टियों को व्यापारी चुनाव के पहले ही याद आते हैं, क्योंकि डोनेशन लेना होता है कि नहीं होता? पार्टियों को चुनाव के पहले उद्योगपति याद आते हैं, व्यापारी याद आते हैं, उसके पहले कोई नहीं पूछता, उसके लिए डंडा मारते हैं 5 साल, फिर याद आते हैं। मैं आपसे डोनेशन लेने नहीं आया, मुझे डोनेशन नहीं चाहिए। मैं आज आपको सबको, गुजरात के व्यापारियों को, गुजरात के उद्योगपतियों को, गुजरात के विकास में पार्टनर बनाने के लिए आया हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपको पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। हुक्म आप देंगे, सरकार उस हुक्म को लागू करेगी। एक अंग्रेजी में कहावत है, द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। आपको पता है कि समस्या क्या है, सरकार में बैठे हुए लोगों को, बाबू को या मंत्री को थोड़ी पता है कि समस्या क्या है। और इतने किस्म किस्म के व्यापार, किस्म किस्म के उद्योग हैं, सरकार को सब कुछ थोड़ी पता होता है। आप निर्णय लेंगे, हम उसको लागू करेंगे। एक चीज है, दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी नई नई 2013 में, 2014 में, उस टाइम कहा जाता था कि दिल्ली के व्यापारी बीजेपी का वोट बैंक है। आज 7 साल हो गए दिल्ली में सरकार चलाते चलाते, हमने किसी भी बीजेपी के व्यापारी को जानबूझ के रेड तो मारना बंद ही कर दिया, रेड राज बंद कर दिया। जीएसटी की कोई रेड नहीं होती है दिल्ली के अंदर, अब किसी किस्म की कोई रेड नहीं होती है। लेकिन किसी भी बीजेपी के व्यापारी को हमने परेशान नहीं किया। आप फोन करके पूछ लीजिए, हमने व्यापारियों का दिल जीता है,
अपने आचरण से, अपनी नीतियों से हमने व्यापारियों का दिल जीता है। आप फोन करके पूछिए दिल्ली के किसी व्यापारी को, अगर वो केजरीवाल गंदा आदमी है, मुझे वोट मत देना। ये बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। आपके बहुत दोस्त रिश्तेदार रहते होंगे दिल्ली के अंदर, अगर कोई दिल्ली का आदमी ये कह दे केजरीवाल गंदा आदमी है, गंदा काम कर रहा है, मुझे वोट मत देना। पिछली बार 2020 के चुनाव में मैंने दिल्ली की जनता को बोला था कि अगर आपको लगता है 5 साल में मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। मुझे नहीं लगता 5 साल काम करने के बाद किसी भी नेता की इतनी हिम्मत होती है कि अपनी जनता के बीच में जाके ये कह सके कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 27 साल से यहां पे भारतीय जनता पार्टी का राज है। आज मैंने आपसे विचारों का आदान प्रदान किया, आपने मुझे इतनी सारी बातें बताई, उस पर अभी गौर करूंगा मैं। कभी बीजेपी वालों ने बैठ के आपसे इस तरह से बातचीत की? आपकी बातें सुनी, आपकी समस्याएं सुनी? मुझे लगता है भाषण ही देके चले गए होंगे। जब भी आपको बुलाया होगा वो भाषण देते हैं, आप सुनते हैं और आप निकल जाते हैं। ये सुनना बहुत जरूरी है। जनतंत्र है, जनता का शासन है, जनता की समस्याएं सुनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अभी लट्ठा कांड हुआ, कई लोगों की मौत हुई। कहते हैं कि गुजरात में नशाबंदी है, शराबबंदी है। खुलेआम शराब मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बताते हैं, फोन पे फोन करो, घर पे डिलीवर होती है। कोई दारू बता दो, कोई दारू का ब्रांड बता दो। फॉरेन लिकर चाहिए, देसी दारू चाहिए, जो चाहिए वो कहते हैं कि बड़े आराम से मिलती है। हजारों हजारों करोड़ का धंधा है। किसका है ये? कौन चला रहा है? कौन मास्टरमाइंड है इसका? सबको पता है, सबको पता है। अब जब ये लट्ठा कांड हुआ, कई लोगों की मौत हुई, कई लोग अस्पताल में एडमिट थे। मैं उनसे मिलने के लिए गया, उनसे पूछा मैंने कहा कि कहां से आई शराब? कहते हैं सर रोज आती है। मैंने कहा छुप के देके जाता? कहता नहीं, खुलेआम गांव में बिकती है, रोज आती है, रोज गांव में बिकती है। खुलेआम दारू बिक रही है तो ऐसा तो नहीं पता हो सकता कि सरकार को नहीं पता? सरकार को तो पता है। इसका मतलब पूरे प्रशासन की मर्जी से चल रहा है, प्रशासन की भागीदारी से चल रहा है। मैं उनसे मिलने के लिए गया अस्पताल में, दिल्ली का मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए नहीं गए, पाटिल साहब उनसे मिलने के लिए नहीं गए। हर चीज तो वोट के तराजू में नहीं तोलनी चाहिए ना, इंसानियत भी तो कुछ होती है। अपने ही तो राज्य के लोग हैं, अपने ही तो देश के लोग हैं, जाने में क्या हर्ज है? ये थोड़ी देखना चाहिए कि वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने वोट जाएंगे, कितने वोट आए। हर चीज वोट से नहीं होती, इंसान है, इंसानियत है। आजकल रेवड़ी की खूब चर्चा हो रही है पूरे देश के अंदर। फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी। हमने दिल्ली में सरकारी स्कूल बहुत शानदार कर दिए। सरकारी स्कूलों में इस साल 400 से ज्यादा बच्चों ने आईआईटी के पेपर पास किए हैं, इंजीनियरिंग के पेपर पास किए हैं। मैं भी आईआईटी से हूं। 400 से ज्यादा बच्चों ने नीट के पेपर पास किए, मेडिकल के, सरकारी स्कूलों के। इतने बच्चे अब मेडिकल में इसमें जा रहे हैं। इतने बच्चे शानदार अंग्रेजी बोलने लगे हैं। 99% से ज्यादा नतीजा आया है सरकारी स्कूलों का इस बार, दिल्ली सरकार का, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का। शानदार सरकारी स्कूल कर दिए। अगर सरकारी स्कूलों के अंदर मैं फ्री में शिक्षा दे रहा हूं तो आपसे पूछना चाहता हूं, गलत कर रहा हूं क्या मैं? बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? यह तो राष्ट्र निर्माण का काम है, यह तो अच्छा काम है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूं, मैंने अच्छी शिक्षा कर दी और फ्री में दे रहा हूं, बताओ क्या गलत काम कर रहा हूं? पहले दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल था, टूटे फूटे थे, दवाइयां नहीं मिलती थी, मशीनें खराब थी, एक्सरे की, एमआरआई की मशीनें खराब पड़ी। मैंने सब ठीक कर दिया, सेंट्रली एयर कंडीशन बना दिए सारे सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सारी दवाइयां फ्री मिलती हैं। दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं। हमने पॉलिसी बना दी कि हर आदमी और हर औरत और हर बच्चे का इलाज मुफ्त होगा, चाहे 10 लाख रुपए का खर्चा है, चाहे 40 लाख रुपए का खर्चा है, चाहे 10 रुपए का खर्चा है।
एक क्रॉसिंग से लेके और ट्रांसप्लांट तक सब कुछ मुफ्त है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हम ये नहीं पूछते कि तुम अमीर हो बीपीएल का कार्ड लाओ, हम ये नहीं पूछते। 2 करोड़ लोगों का इलाज अगर हमने मुफ्त कर दिया, बताइए मैंने क्या गलत किया? कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है केजरीवाल। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं तो टैक्स किस चीज का देते हैं? अभी एक व्यापारी भाई ने बड़ा सही बोला कि व्यापारियों को क्या मिलता है, इतना टैक्स देते हैं, रिटायरमेंट होनी चाहिए। पर रिटायरमेंट तो छोड़ो, जब आप रिटायरमेंट नहीं होते तब आपको क्या मिलता है? हर साल टैक्स ही तो देते हो, टैक्स के बदले में मिलता क्या है? गालियां मिलती हैं। कहते हैं चोर है व्यापारी, यही तो कहते हैं।